बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर वेडिंग इन द फ्लड बाय तौफीक रफ़त। इस वीडियो में हम तौफीक रफ़त की शॉर्ट बायोग्राफी, तौफीक रफ़त के वर्क्स के फीचर्स देखेंगे और साथ में पोएम के की फैक्ट्स। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट पोएम ट्रांसलेशन और थीम्स के बारे में। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तौफीक रफ़त जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1927 सियालकोट में हुई थी और इसने एजुकेशन लाहौर मींस दारादन अलीगढ़ लाहौर से हासिल की। ही वॉज़ अ फेमस पाकिस्तानी पोइट एंड राइटर एज वेल। ये एक पाकिस्तानी पोइट और राइटर भी है। ही वॉज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री एंड राइटिंग इन पाकिस्तान। सो इसकी वजह से बहुत से लोग इंस्पायर हुए थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। He was depicted the real culture of Pakistan in his writing. इसके जो वर्क्स है, इसके जो पोएम्स है, उसमें आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का जो रियल कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। सेम ये पोएम में भी आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में जो है जब शादियां होती है किस तरह बनाते हैं लोग, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह जो है क्या रस्म रिवाज होते हैं, ये सब कुछ इस पोएम में आप देखेंगे। He was an admirer to Ezra Pound or T.S. Eliot and W.H. Auden. Tawfiq Rafat is the one poet whose work has appeared in all three of Pakistan's major anthologies like First Voices, ये इसके works है, Peace of Eight 1971 and World Fall 1975. He also wrote a full-length play in verse. तो इसने एक प्ले भी लिखा है वर्स में। इसके जो वर्क है ना वो ज़्यादातर वर्स में है। The Foothold, which remains unpublished but was performed by the Government College Dramatic Club in Lahore. लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इसको परफॉर्म किया गया था कहाँ पे? गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब लाहौर में। ही हैज़ बीन अ गाइड, ये एक मेंटोर एंड क्रिटिक टू मैनी यंगर पोइट्स। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत से लोगों ने इसकी वजह से पाकिस्तान में जो थे बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने इनको देख के इंग्लिश की पोइट्री लिखना स्टार्ट की। His major work is considered his collection of poems Arrival of the Monsoon. ये पोएम भी हम डिस्कस करेंगे। He also translated the epic Paran Bhagat 1983 of Punjabi poet Bulle Shah and Qadir Yar into lyrical English. इसके अगर वर्क के फीचर्स की बात करें, तौफीक रफ़त इज़ वन ऑफ द एमिनियंट राइटर्स। ये एक मशहूर राइटर है हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश बीइंग एज अ पाकिस्तानी राइटर, जिसने इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग इंट्रोड्यूस करा है एज अ पाकिस्तानी राइटर। मीन्स जस्ट नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड। ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस द पाकिस्तानी ईडियम, और ये इसने ईडियम्स को भी, जो पाकिस्तानी ईडियम्स हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करा है। English poetry as an effective way to reflect Pakistani culture, tradition in society and norms. और ये जो पाकिस्तानी idioms है ये इसने इंग्लिश पोइट्री में यूज़ करना स्टार्ट की। इवन इसके जो वर्क्स है उसमें आप देखेंगे कल्चर को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, जो पाकिस्तानी कल्चर है, ट्रेडिशन है, सोसाइटी को और नॉर्म्स। His poems show different aspects of modern writing style. He uses very simple and conversational language to talk about ordinary ideas and experiences around us. इसके जो poems होते हैं वो हमेशा वर्स में होते हैं और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जैसे बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज हो से हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। आप जब ये पोएम भी देखेंगे तो इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। रफ़त challenges the traditional convention of poetry writing. He writes in a free verse, जैसे अगेन यहाँ पे इसके जो वर्क है वो हमेशा फ्री वर्स में होते हैं। फ्रॉम कीपिंग हिज पोएम्स कंसाइज एंड रिलेटेबल, ताकि इसके जो पोएम्स है वो कंसाइज और रिलेटेबल रहे। क्यों लिखते थे फ्री वर्स में? ताकि इसके पोएम्स कंसाइज और रिलेटेबल रहे। इस पोएम की अगर की फैक्ट्स की बात करें तो 5 स्टेंजाज है हमारे पास, एंड आफ्टर एवरी स्टेंजा नरेटर चेंज, और हर स्टेंजा का जो नरेटर है वो चेंज होता है। वेडिंग इन फ्लड इज़ अ फ्री वर्स पोएम, ये भी फ्री वर्स पोएम है। डिस्क्राइबिंग द टू डिफरेंट फेनोमेनन इन सेम लाइट। इन पाकिस्तान मूनसून इज़ नॉट एन आइडियल सीज़न फॉर वेडिंग। तो पाकिस्तान में जो है मूनसून का जो मौसम है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, आइडियल नहीं माना जाता वेडिंग के लिए, ये शादियों वगैरह के लिए। यूजली ड्राई एंड अ बिट कोल्ड सीज़न इज़ कंसिडर्ड बेस्ट फॉर वेडिंग इवेंट्स। अमूमन जो है सर्दियों में जो है लोग यहाँ शादियाँ करते हैं। तो
The first narrative is of mother of the bride who ate grieving over the leaving of her daughter. जो पहला स्टेंजा है उसमें जो ब्राइड की मदर है उसके बारे में है कि वो किस तरह अपनी बेटी को रुखसत करती, which is perhaps an indication of typical relationship between a married girl and her parents. Dowry holds a very significant importance in Pakistani culture, associating with honor and family name in society. तो इसमें जो है ये जहेज़ वग़ैरह का भी बहुत ज़िक्र है इस पोएम में कि किस तरह उसको सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. द वे ब्राइड्स मदर काउंट्स डावरी आइटम्स, कि किस तरह जो ब्राइड की माँ है वो डावरी आइटम्स को काउंट करती है. इट इंडिकेट्स द पुअर मेटेरियलिस्टिक कंडीशंस एंड अ काइंड ऑफ रूरल सिंप्लिसिटी अटैच्ड विद फार फ्लंग रूरल लैंडस्केप्स. तो ये इनकी सिंप्लिसिटी को भी शो करते हैं. अनदर इमेज ऑफ पलंक्विन विद अ पोर सम, जिसको हम डोली कहते हैं, symbolizes the reflection of a funeral dead body carried by 4 shoulders, कि किस तरह ये जो डोली वगैरह है इसको 4 का मीन्स कंधों पे रख के जैसे बिल्कुल सिंपल लाइक फनरल वगैरह ले जा रहे हो. Poet kind of relates wedding with death that once, even यहाँ पे जैसे जो वेडिंग है जो शादी है उसको डेथ के साथ लाइक उसको रिलेट कर रहा हो पोइट. That once a girl is married she is supposed to be cut off with her family like she is dead now. और ऐसे शो होता है कि जब उसकी शादी होती है वो बिल्कुल अपनी फैमिली से दूर हो जाती है और उसने कट ऑफ करना है, मीन्स उसके ने अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात नहीं रखने. कंसनट्रेटिंग बाय ओनली हर इन लास्ट, जस्ट उसका फोकस किस पे होता है, अपनी ससुराल पे. रीडर्स कम अक्रॉस इज़ द वॉइस ऑफ ब्राइड ग्रूम, typical youth fuzzled by feelings of affection for bride by just maintaining her physical beauty and the martial status of being sandwiched between mother and wife. तो ये भी इम्पॉर्टेंट लाइंस है. ये भी एक स्टेंजा है जिसमें जो ब्राइड ग्रूम है वो जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. किसके लिए? ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए, कि किस तरह की होनी चाहिए, कितनी खूबसूरत फिज़िकल ब्यूटी की बात करता है वो. सो ये सारी चीज़ें हम इसके पोएम के ट्रांसलेशन में देखेंगे. तो ये वीडियो जस्ट की फैक्ट से रिलेटेड है. अगली जो वीडियो होगी वो पोएम के ट्रांसलेशन और थीम से रिलेटेड होगी. द थर्ड नैरेटिव इज़ ऑफ ब्राइड हु लोकेट्स marriage as risky as flooded river by typical reference to the ferryman. Ferryman जो है a reference to carrion like the ferryman who transports souls in underworld like reference of heads. तो ferryman सिंपल हम जो कश्ती वगैरह नहीं चलाते उसको हम ferryman कहते हैं. तो उसका भी जिक्र आता है, वो भी नरेट करता है एक स्टेंजा को. Bride is not excited about her husband or her marshal's concerns, but she is worried about what kind of people she is going to interact with. अब ब्राइड को इंटरेस्ट ये नहीं है कि उसका हस्बैंड कैसा होगा. ब्राइड जो है ये सोच रही है कि जिधर मैं जा रही हूँ वहाँ लोग कैसे होंगे, मतलब उस घर के लोग कैसे होंगे. द सेकेंड लास्ट नरेटिव ब्राइड ग्रूम्स फादर हु इज़ सपोजली. अब ये स्टेंजा में जो है मतलब एक स्टेंजा है उसमें जो ब्राइड ग्रूम के फादर हैं वो भी नरेट करते हैं, वो भी अपने फीलिंग्स का इजहार करते हैं. वन थिंग विच इज़ मोर नोटिसेबल इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ कॉमन मैन टूवर्ड्स मूनसून. और यहाँ पे मूनसून की बात की गई कि एक कॉमन मैन के लिए मूनसून कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह. यूजुअली मूनसून रिजल्ट्स इन फ्लड्स. मूनसून में अमूमन फ्लड्स आते हैं. एज़ वी नो इट्स एज अ पाकिस्तानी वी नो इट बेटर. सो विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़दा यानी मसाइल पैदा करते हैं. एंड कैटास्ट्रॉफिक इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. और ये तूफ़ान वगैरह का आना जैसे पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप कंट्री में तो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है. फ्लड इज़ सिम्बॉलिक टू स्वीपिंग द अरेंज मैरिज ट्रेडिशन विच हैज़ बीन erased by the sudden explosion of modernism. Everyone dies in flood mating with the ease they thought of in sexual and economic perspectives, cancelling all the human success and dignity. ये लास्ट एंजा की तरफ इशारा है. सो इसमें भी यही होता है कि किस तरह इंसान जो है कोशिश करता रहता है, मीन्स लाइक लास्ट में इनकी फिर डेथ हो जाती है. कोई भी हो, चाहे कपल हो, जो भी हो, उसकी डेथ हो जाती है. वेडिंग इन द फ्लड, दिस फ्री वर्स पोएम, ये फ्री वर्स पोएम है. द स्टोरी ऑफ अ वेडिंग इन द फ्लड सीजन फोकसिंग ऑन द स्मॉल विजुअल डिटेल्स एज सीन थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल. तो इसमें लोगों का भी जिक्र आता है कि एक आम बंदा किस तरह जो है ये वेडिंग इन द फ्लड लाइक इसको मनाता है और किस तरह वो कंसीडर करता है इन चीज़ों को.
एंड इट इज़ द मून सुरून दैट इज़ द रियल प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई पूछे तो कि प्रोटोगनिस्ट कौन है इस पोएम का, तो सिंपल इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो मानसून है, क्योंकि इसकी वजह से तबाहियाँ भी आती और ये एक खुशी भी होती है। इसमें लोग जो है जैसे वेडिंग्स वगैरह करते, मीन शादियाँ वगैरह सेलिब्रेट करते। द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज थ्रू आउट, प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। द फर्स्ट वॉइस वी हेयर इज़ दैट ऑफ द गर्ल्स मदर। पहला जो स्टेंजा है उसके मतलब मदर, जो गर्ल की मदर है, उसने नरेट किया है, ग्रेविंग ओवर द लॉस ऑफ हर डॉटर एंड वरिंग अबाउट हर प्रोस्पेक्ट्स। तो वो इसलिए नरेट करे कि किस तरह वो अपनी बेटी को खो रही है, मीन्स उसकी बेटी किसी और के घर जा रही है। इन वर्स 4 वी मिट द ब्राइड ग्रूम्स फादर, और वर्स 4 में मीन्स स्टेंजा 4 में हम हमारी मुलाकात या हम किसके साथ नरेशन कौन करता है पोएम की, ब्राइड ग्रूम के फादर। सो यहाँ पे जो है हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ये इसके की फैक्ट्स से और शॉर्ट बायोग्राफी थी तौफीक रफ़त की, और इसके वर्क से रिलेटेड जो इसके फीचर्स थे। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसके समरी से रिलेटेड, मींस पोएम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हम देखेंगे और थीम्स देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।